नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कहानी का दूसरा भाग। कल कहानी के पहले भाग में आपने जाना कि किस तरह से जब सृष्टि अपने पति के साथ अपनी मायके वापस लौटी तो उसके पति को अपने ससुर के प्रति, अपने साले और उनकी पत्नी के व्यवहार में कुछ अजीब परिवर्तन दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने थोड़ी सी नज़र रखने की कोशिश की। रात को सृष्टि को सोते समय कुछ महसूस हुआ। आइए जानते हैं कि उसे ऐसा क्या लगा, जिसके बाद सृष्टि के पति विनोद ने अपने साले विक्रम और उसकी पत्नी रूबी को सबक सिखाया। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात को सोते समय सृष्टि को ऐसा लगा कि जैसे उसके पिता के कमरे में कोई बात कर रहा है। उसे हल्की फुल्की सी आवाज़ें आईं। जब उसने गेट खोला तो उसके गेट खोलते ही आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई। फिर उसने अपने पापा के कमरे के दरवाजे पर हल्के से नॉक किया, लेकिन कोई नहीं बोला, तो वह अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह फिर से रूबी ने नाश्ते में बढ़िया सा कुछ खाने को बना दिया। छोटे छोटे बच्चों के लिए उसने सैंडविच वगैरह बनाई और बाकी सब के लिए भी हेल्दी नाश्ता बनाया। सब कुछ बहुत अच्छा था और सचमुच रूबी बहुत अच्छी थी, या कहें कि अच्छी बनने का दिखावा कर रही थी। तो रूबी ने सुबह सबके लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के बाद वह कहने लगी कि दीदी, आप कहें तो चलिए कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी आप कितने सालों बाद थोड़ा टाइम निकाल कर आई हैं, चलिए कहीं घूमने चलते हैं। सृष्टि ने विनोद से पूछा कि विनोद, अगर आप कहें तो हम कहीं घूमने चलें। तो विनोद ने भी हामी भर दी और कहा कि ठीक है, अब 2 दिन के लिए यहाँ आए हैं तो घूमने के लिए चले चलते हैं। दिन में सभी लोग साथ में घूमने के लिए गए। रूबी और विक्रम, सृष्टि, विनोद और उनके बच्चे, साथ में सृष्टि के पिता राम प्रसाद जी भी थे। वह लोग पास ही के एक मंदिर में घूमने के लिए गए, जहाँ चलते चलते राम प्रसाद जी पीछे रह गए और सृष्टि अपने पापा को बुलाने के लिए थोड़ी पीछे आई और उन्हें लेकर अपने साथ साथ चलने लगी। विनोद ने भी सृष्टि का साथ दिया और तभी राम प्रसाद जी ने सृष्टि से कहा कि बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। दरअसल मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन तभी रूबी भी वापस आ गई और बोली, अरे आप लोग इतना पीछे रह गए, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। बात बातों में हम लोग इतना आगे निकल गए। चलिए हम सब लोग भी धीरे धीरे चलते हैं। फिर रूबी भी उनके साथ ही चलने लगी। तो सृष्टि अपने पापा से पूछने लगी कि बताइए ना पापा, आप क्या कह रहे थे। सृष्टि की इस बात पर राम प्रसाद जी डरने लगे, और क्योंकि विनोद और सृष्टि ने उनके हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए थे और विनोद ने राम प्रसाद जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देखीं, तो वह कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन फिर डरते डरते जब बार बार राम प्रसाद जी अपनी बहू रूबी की ओर देख रहे थे, तो विनोद के दिमाग में कुछ आया। फिर विनोद अपनी पत्नी से कहने लगा कि सृष्टि, थोड़ी देर पापा को लेकर हम दोनों यहीं बैठ जाते हैं। शायद पापा को चलने में प्रॉब्लम हो रही है। हम पापा को लेकर आते हैं भाभी, आप चलिए। तो रूबी बोली, अरे नहीं जीजू, आप पापा को लेकर बैठिए, मैं उनके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर से सृष्टि अपनी भाभी को देखकर खुश होने लगी और बोली कि सच में भाभी कितनी अच्छी हैं। कि तभी रूबी का पाँव हल्का सा मुड़ गया और वह गिरते गिरते बची। तो सृष्टि ने उससे कहा कि भाभी, आप यहीं रुक जाइए, पानी मैं ले आती हूँ। फिर वे लोग आखिरकार एक साथ में अब मंदिर में पहुँच गए और मंदिर से वापस भी आ गए। उसके बाद दिन में कुछ देर सब लोग एक साथ ही बैठे रहे और फिर से अब शाम के खाने का समय हो गया। सृष्टि ने अपनी भाभी की मदद की तो विनोद, जिसके दिमाग में कुछ खुराफाती बातें आ रही थीं, उसने कुछ बात करने का सोचा और वह राम प्रसाद जी के कमरे में जाकर बच्चों से कहने लगा कि बेटा, मुझे थोड़ी देर के लिए नानू से कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएंगे। जैसे ही बच्चे बाहर गए, विनोद अपने ससुर जी से पूछने लगा कि पापा क्या बात है।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। आप किसी से डर रहे हैं? क्या बात है पापा, मुझे साफ साफ बताइए। जब ही तो मुझे आप जब कुछ बताएंगे नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा। इतनी ही देर में राम प्रसाद जी के कमरे में दाखिल होता हुआ विक्रम बोला, अरे भाई जीजा जी, किस चीज़ की मदद की जा रही है और किसकी मदद की जा रही है? आप मेरे पापा की मदद कर रहे हैं? अरे वह तो खुद ही इतने कैपेबल हैं कि वह और 4 लोगों की मदद कर दें। क्यों, है ना पापा? मुस्कुराते हुए विक्रम ने कहा तो राम प्रसाद जी भी मुस्कुरा दिए, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे उन्हें ज़बरदस्ती हंसाया जा रहा हो। वह हंसने के मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी कोई उनसे कह रहा है तो इसीलिए वह बस मुस्कुरा रहे हैं। तब विनोद ने कहा, एक बात तो है पापा, सच में बहुत कैपेबल थे पहले मैं जब भी कभी आया करता था तो उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वे अभी भी जिम जाते हैं। इतने हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त हुआ करते थे, लेकिन अब तो इन्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे बस बेचारे अपना समय काट रहे हैं। अब तो आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे पापा। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? अगर है तो मुझे बताइए, विनोद ने विक्रम के सामने ही पूछा। तब विक्रम कहने लगा, अरे हाँ भाई पापा, बता दीजिए। क्या पता आपके बेटे बहू आपको कितना परेशान रखते हैं। एक बार बता दीजिए अपनी बेटी और दामाद जी को, ताकि उन्हें भी संतुष्टि हो जाए, है ना पापा? अरे आपको तो पता है ना कि मेरी आदत है, मैं आपके पास रोज़ बात करने आता ही हूँ। लेकिन हम जीजू को शायद ऐसा लग रहा हो कि आप मेरी वजह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए मैं बाहर चला जाता हूँ। ठीक है, तब आप बात कर लेना। फिर विक्रम के बाहर जाने पर भी विनोद ने कई बार पूछना चाहा, लेकिन वे नहीं बोल पाए। ऐसे ही वह दिन भी बीत गया और रात को जब सृष्टि और विनोद अपने कमरे में लेटे हुए थे तो विनोद कुछ सोच रहा था। तब सृष्टि बोली, क्या हुआ आपको? 2-4 दिन आप टेंशन फ्री नहीं रह सकते क्या? तब विनोद बोला, अरे नहीं सृष्टि, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ। टेंशन तो है मुझे, लेकिन अपने काम की नहीं है, बल्कि मुझे पापा की टेंशन है। ऐसा लग रहा है कि हमें जो दिख रहा है सिर्फ वही सच नहीं है, कुछ और भी है जो हम देख नहीं पा रहे। तो सृष्टि अपने पति से बोली, नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा नहीं कि भाभी और विक्रम दोनों कितना ध्यान रखते हैं पापा का, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। इसीलिए आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो पापा बता देते ना। इस पर विनोद बोला कि नहीं सृष्टि, तुम नहीं समझ रही हो। मैंने जो देखा है वह तुमने नहीं देखा। क्या तुम्हें यहाँ कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ? तब सृष्टि बोली कि नहीं, मुझे तो अभी तक कुछ भी अजीब नहीं लगा। बस कल रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे पापा के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं। जब मैंने दरवाज़ा खोलकर मैं पापा के कमरे के पास पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं उनकी नींद ख़राब न कर दूं। इसीलिए मैंने उन्हें एक बार आवाज़ दी, लेकिन पापा नहीं बोले। तो इसीलिए मैंने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था और इसीलिए मैं अपने कमरे में आकर सो गई कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। बस इस बात को सुनकर विनोद कुछ सोचने लगा। फिर वे लोग आपस में बातें करते करते ही सो गए। रात को लगभग 2 से 3 बजे के आसपास फिर से सृष्टि की आंख खुल गई। सृष्टि को थोड़ी तेज आवाज़ आ रही थी। कल तो जब उसे आवाज़ आई तो रात के 12 बज रहे थे, लेकिन अब 2 से 3 का समय रहा होगा। अब सृष्टि को एक दिन पहले भी क्योंकि आवाज़ सुनाई दी थी और फिर से उसे ऐसी ही आवाज़ आ रही थी, इसलिए आज वह थोड़ा सा डर गई। तो उसने हिम्मत करके विनोद को जगाया और कहा कि विनोद देखिए ना, पता नहीं बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, कुछ समझ तो नहीं आ रहा है,
पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बातें कर रहा हो। कल भी मुझे ऐसे ही लग रहा था, लेकिन जब मैं बाहर गई तो बाहर कुछ नहीं था। आप उठिए ना, ज़रा बाहर जाकर देखते हैं कि क्या है। विनोद उठा तो उसे भी आवाज़ें आ रही थीं। विनोद ने सृष्टि से कहा कि सृष्टि, अपनी स्लीपर्स यहीं उतार दो और बिल्कुल भी आवाज़ मत करना, यहाँ तक कि कोई भी बात कमरे के बाहर जाने के बाद मुझसे नहीं करोगी। कमरे के बाहर निकलने के बाद जब तक मैं न कहूँ तुम्हारी आवाज़ ना आ जाए मुझे। बिल्कुल शांति से रहना, मैं देखता हूँ कि क्या है। विनोद नंगे पांव कमरे से बाहर निकला और कमरे को बहुत धीरे से खोला। जब वह अपने ससुर जी के कमरे के पास पहुंचा तो उसे उनके कमरे के अंदर से रूबी और विक्रम की आवाज़ आ रही थी। वे दोनों थोड़ी ऊंची आवाज़ में राम प्रसाद जी से बात कर रहे थे। अब यह चीज़ अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं आ रही थी कि बात क्या थी और वे लोग क्यों उन पर इतना चिल्ला रहे थे। अभी तक उन्हें शक नहीं हुआ था बिल्कुल भी कि कोई जागा है, क्योंकि सृष्टि ने भी विनोद के कहने पर अपनी स्लीपर उतार दी थी और मुंह पर हाथ रखकर बहुत धीरे धीरे वे लोग आए थे, जिससे कि उनके आने की आहट भी ना हो। धीरे से गेट के बाहर खड़े होकर वे बातें सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन ढंग से उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अब विनोद को थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी। गेट के पास आते हुए जब विक्रम और रूबी ने कहा कि आज तो हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इस बात को भूलना मत, और अगर आपकी ज़ुबान से एक शब्द भी निकला ना तो अच्छा नहीं होगा। यह कहते कहते विक्रम और रूबी गेट की तरफ आ रहे थे कि तभी विनोद ने जब यह महसूस किया तो विनोद ने सृष्टि को इशारा किया और उसका हाथ पकड़कर तेज कदमों से अपने कमरे में आकर छिप गया और अपने कमरे का दरवाज़ा उसने हल्का सा बंद कर लिया, जैसे लॉक लग रहा हो, लेकिन वह गेट के पीछे ही खड़ा हुआ था। विक्रम और रूबी उनके गेट के सामने से निकले तो विक्रम बोला, रूबी, गुस्से में इतना चिल्लाने लगती हो, थोड़ा धीरे बात किया करो। अगर सृष्टि और विनोद ने कुछ सुन लिया होता तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझती ही नहीं हो। अब तो विनोद को पूरा शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है और उसने अगले दिन के लिए कुछ प्लान किया, क्योंकि अब अगला दिन उनकी इस फैमिली में आखिरी दिन था, क्योंकि वह अगले दिन रुकने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही यहाँ से निकलने वाले थे। तो इसीलिए विनोद ने सृष्टि से कहा कि सृष्टि, कुछ है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम एक बार पापा से अकेले में बात करने की कोशिश करना और उनसे जानने की कोशिश करना कि यहाँ क्या चल रहा है। कोई भी इंसान उन्हें किसी चीज़ के लिए डरा धमका रहा है क्या, उन पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर बना रहा है तो वह हमें बता सकते हैं। उन्हें बता देना कि उन्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वह अगर कोई भी परेशानी में है तो हमें आराम से बता सकते हैं, बिना किसी झिझक के। तो तुम कल कोशिश करना सृष्टि कि तुम उनसे बात कर सको, ठीक है। अब सृष्टि को पूरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन विनोद ने कहा तो उसने हामी तो भर दी। लेकिन वह विनोद से पूछने लगी कि विनोद, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, बात क्या है, मुझे साफ साफ तो बताइए। लेकिन विनोद ने कहा कि फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, बस जितना कह रहा हूँ उतना ही करो, पापा से बात करने की कोशिश करना। और हाँ, कल शाम को मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए होगा, और कल शाम को जब मैं पापा से मिलने जाऊँ तो उस वक्त भाभी और भैया दोनों को बिज़ी रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब विनोद अगले दिन इसी जुगाड़ में लगा रहा कि अकेले उसे अपने ससुर यानी राम प्रसाद जी से बात करने का समय मिल जाए, लेकिन पूरे दिन ऐसा संभव ही नहीं हुआ। हर समय रूबी और विक्रम कहीं ना कहीं से आ टपकते। वह लोग कहीं घूमने भी जाते तो हमेशा वे साथ में ही रहते। राम प्रसाद जी को वे दोनों अकेला नहीं छोड़ते थे। अगर दोनों साथ में ना भी हों तो दोनों में से कोई एक तो हमेशा ही राम प्रसाद जी के साथ रहता था। अब वह सोचने लगे कि सच को सामने कैसे लाया जाए। इसके लिए विनोद ने सृष्टि से कहा कि वह अपना काम करे, क्योंकि अब मैं पापा से मिलने जा रहा हूँ। तो सृष्टि ने चोट लगने का बहाना बनाया और सब लोग बाहर सृष्टि को देखने के लिए आ गए। उससे कुछ देर पहले ही सब लोग इधर उधर हुए थे।
तो किसी ने विनोद पर ध्यान नहीं दिया कि वह कहाँ है। सृष्टि ने चोट लगने का बहाना बनाया और सब दौड़कर बाहर आ गए उसे देखने के लिए। इसी बीच विनोद अपने ससुर जी के कमरे में जा पहुंचा और जाकर के वह उनसे बात करने लगा। उसने उनसे कहा कि पापा, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वह सही नहीं है। अगर आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब बेहतर यही होगा कि आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें पापा। तब राम प्रसाद जी ने अपने दामाद विनोद से कहा कि बेटा, कोई बात नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात है? सब कुछ ठीक है। मेरे बेटे और बहू तो इतने अच्छे हैं, उनमें कोई परेशानी नहीं है। वह मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। तो विनोद ने कहा कि पापा, मैं तो भैया भाभी के बारे में मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं, फिर आप उनके बारे में सफाई क्यों दे रहे हैं? देखा पापा, यही होता है। जब हम किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं तो लगातार दिमाग में वही घूमता रहता है और हम अपने आप इस चीज़ के बारे में बात करने लगते हैं। मैं जानता हूँ कि भैया भाभी ने आपसे कुछ तो कहा है, लेकिन आप मुझे बता नहीं रहे हैं। आप किस बात से डर रहे हैं पापा? भैया भाभी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं हूँ ना आपके साथ। क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते? आप मुझ पर भरोसा तो कीजिए। आखिर ऐसी भी क्या बात है कि आप मुझे बता ही नहीं पा रहे हैं? कि तभी दरवाजे से रूबी अंदर कमरे में आई और चौंकती हुई विनोद को देखने लगी, जैसे उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि अंदर उसे कौन मिलेगा। लेकिन फिर विनोद को देखकर वह कहने लगी कि विनोद जी, आप यहाँ कैसे? सृष्टि दीदी तो कह रही थी कि आप बाहर गए हैं। तो विनोद बोला कि हाँ, मुझे जाना था, लेकिन मैं पापा के पास आ गया। तब रूबी बोली कि आप यहाँ आराम से बैठे हैं और वहाँ सृष्टि दीदी को इतनी चोट लग गई, वह दर्द से कराहे जा रही हैं। जो सृष्टि की चोट के बारे में कहा तो विनोद को घर के बाहर जाना ही पड़ा। कि तभी विनोद ने ऐसे नाटक किया जैसे वह किसी चीज़ से टकरा कर गिर गया है और उसका फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया है। विनोद ने फ़ोन उठाया और चला गया। फिर रूबी ने अपने ससुर से कुछ बात की और उसके बाद वह भी बाहर आ गई। आज फिर से रात को वही सब हुआ। 1-1:30 बजे के आसपास वे दोनों जाकर अपने पापा से कुछ बातें करके आए। फिर से आज चुपके चुपके विनोद और सृष्टि ने सुनने की कोशिश की और आज कुछ कुछ बातें तो विनोद सुन भी पा रहा था, लेकिन पूरी तरह से बात समझ नहीं आई। अभी उसके तो इन दोनों ने फिर से छिपने का नाटक किया और जैसे ही विक्रम और रूबी वहाँ से चले गए तो कुछ समय बाद रुकने के बाद विनोद भी अपने ससुर जी के कमरे में चला गया और उसने चुपके से जाकर अपने ससुर जी के बेड के नीचे से अपना फ़ोन निकाला और उस फ़ोन को निकाल कर मुस्कुराने लगा। दरअसल जब रूबी अपने ससुर जी के कमरे में आई थी तब गिरने के बहाने विनोद ने अपने दोनों फ़ोन नीचे गिरा दिए थे, जिसमें से एक फ़ोन उसने बेड के नीचे छिपा दिया था और एक फ़ोन बाहर की तरफ ही था। जो फ़ोन बाहर की तरफ था उसे तो उसने रूबी के सामने उठा लिया, लेकिन जो फ़ोन अंदर था बेड के नीचे, वह उस फ़ोन को वहाँ छुपा कर ही आ गया और उसमें रिकॉर्डिंग ऑन करके आया ताकि वह रूबी और विक्रम की सारी बातें सुन सके। उसके बाद वह उस फ़ोन को लेकर अपने कमरे में आया और उसने सृष्टि से इस बारे में बताया और वे दोनों बैठकर रिकॉर्डिंग सुनने लगे। उस रिकॉर्डिंग में विक्रम और उसकी पत्नी दोनों ही राम प्रसाद जी को धमका रहे थे। वह बार बार उनसे कह रहे थे कि आपने सृष्टि और विनोद से कोई बात तो नहीं की। अगर आपने उन दोनों से कोई भी बात की तो सोच लेना हम आपका क्या करेंगे। आप उनसे हमारी बुराई अगर करेंगे तो वह तो हमें बस समझा कर चले जाएंगे, क्योंकि आखिरकार आपको हमारे साथ ही रहना है। उसके बाद आपके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और वैसे भी अब तक हमें आपसे जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी वह अब हमें मिल चुकी है। इसीलिए आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम किसी भी कीमत पर आपको अपने पास सुरक्षित ही छोड़ेंगे। अगर गुस्सा आया तो हम आपको ठिकाने लगाने से पहले
एक बार भी नहीं सोचेंगे। हमें आपको मारने से पहले ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सृष्टि और विनोद अब इतने समय के लिए आए हैं। अब यह 3-4 साल से पहले टाइम नहीं निकाल पाएंगे यहाँ आने का, तो बस आएंगे और जाएंगे। इस बीच आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, यह जानने का समय किसी के पास नहीं है। और उन लोगों के पास तो अपना खुद का इतना काम है, सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। आपके जैसे बेकार नहीं हैं और ना ही आपके लिए किसी के भी पास समय है। एक बार अगर हमारे दिमाग में आपको निपटाने का आया तो 2 रिश्तेदारों और दोस्तों के सिर्फ यही बताना पड़ेगा कि पापा की तबीयत ख़राब थी काफ़ी दिनों से और बीमारी के चलते हुए वे चल बसे। आपका डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और हाँ, मारने के और भी कई तरीके आते हैं हमें। आपका बीमा हमने पहले ही करवा रखा है, इस बात को भूलिएगा मत। जब यह सब बातें विनोद जी ने सुनी तो उसने अब आकर अपने ससुर से बात करने का निश्चय किया और वह सृष्टि को लेकर उनके पास जा पहुंचा कि यह लोग आपको चुप रखना चाहते हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप कोई बात हमें मत बताइएगा। पर अब हम वही बात जानना चाहते हैं कि वह कौन सी बात है जो यह लोग आपसे छुपाने को कह रहे हैं। बताइए पापा। तब विनोद और सृष्टि ने बहुत जिद की तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी की मौत के बाद यह दोनों अपने पिता को बहुत परेशान करने लगे थे, कई कई दिन तक भूखा रखने लगे थे। फिर एकदम बेटे के दिमाग में जाने क्या आया, उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह अपने पापा का अच्छे से ध्यान रखे। 7-8 दिन बाद उनका बेटा उन्हें लेकर LIC के ऑफिस पहुंचा और अपने पापा का जीवन बीमा करवा दिया। और जब से जीवन बीमा करवाया तब से घर आने के बाद ना उन्हें यह खाने को देता ना पीने को। उनकी सारी ज़मीन जायदाद भी विक्रम ने अपने नाम करवा ली थी और इसीलिए अब उससे उनके जीने मरने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके पिता जल्दी ही स्वर्ग सिधार सकें, इसीलिए रूबी और उसके पति ने अपने पिता को बहुत तंग करना शुरू कर दिया था। वे लोग ना उन्हें समय से खाना पानी देते, ना उनकी दवाइयों का ध्यान रखते। इसी के कारण अब इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिता को अंदर के खाली कमरे में कैद सा करके छोड़ दिया। उस कमरे में जितनी भी रंगीन चीज़ें थीं, जिनकी वजह से माहौल खुशनुमा लगे, सब चीज़ें निकाल कर दीवारों को खाली रंग से पेंट करवा दिया। और उस अंधेरे कमरे में अकेले राम प्रकाश जी बैठे रहते थे और उनके बेटे और बहू को इस बात का अंदाज़ा था कि इस तरह से यह ज़्यादा दिन तो नहीं रह पाएंगे। और यही तो उन दोनों का प्लान था। उन्होंने उनसे जितना भी कहा कि माँ तो छोड़कर जा ही चुकी हैं, जैसे माँ के बारे में किसी को पता नहीं चला, आपके बारे में भी किसी को पता नहीं चलेगा। यह सब सुनकर राम प्रकाश जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उनके हाथ पैर इतने ज़्यादा बेकार थे, उनके शरीर में जान ही नहीं थी, तो वह भला कैसे ही किसी से कुछ कह पाते। इसीलिए बेचारे चुपचाप बस उनकी बातें सुनते रहते थे और एक तरीके से अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। पिछले कई महीनों से वे अपनी बेटी को इसीलिए बुला रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कब उनकी मौत आ जाए, तो एक बार मरने से पहले अपनी बेटी से मिलना चाहते थे। जब यह सब बातें राम प्रकाश जी ने विनोद को बताईं तो विनोद और सृष्टि दोनों की ही आंखें नम हो गईं और अपनी यह दुख भरी दास्तां सुनाते हुए राम प्रकाश जी की आंखों से आंसू बहने लगे। और अब विनोद ने उन दोनों को सबक सिखाने का सोचा। सुबह दिन निकलने से पहले पुलिस उनके घर आ पहुंची। विनोद को क्योंकि 10 बजे तक यहाँ से निकलना था, इसीलिए विनोद ने सुबह 6 बजे ही पुलिस को फ़ोन करके अपने घर बुला लिया, यानी कि अपने ससुराल में। जब पुलिस वाले आए तो विनोद ने पुलिस वालों को अपने साले और उसकी पत्नी की सारी करतूत के बारे में बता दिया और साथ ही उन्हें यह भी बताया कि किस तरह से जीवन बीमा के पैसे लेने के लिए उनकी नालायक औलाद अपने पिता को समय से पहले ही मार देना चाहती है, जिसके लिए वह उन्हें भूख से ही मार देंगे
पैसों के लालच में बिल्कुल अंधे हो गए हैं। जब पुलिस वालों को यह सब पता चला तो उन्होंने भी रूबी और विक्रम पर कार्यवाही की, और क्योंकि विनोद के पास सारे सबूत भी थे तो विनोद ने दोनों को जेल में डलवा दिया। और इधर जैसे ही उन दोनों को जेल जाने के बाद सृष्टि और विनोद वहाँ से जाने लगे तो उन्हें ध्यान आया कि विक्रम और रूबी के बच्चे भी तो घर पर हैं। अब उनका ध्यान कौन रखेगा? अब यह भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी। इसका हल उनके पास नहीं था। दोनों बहुत असमंजस में डूबे हुए थे कि अब क्या किया जाए क्या नहीं। बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाएगा, क्योंकि माँ बाप से बेहतर बच्चों का कोई ख्याल नहीं रख सकता। एक उपाय निकाला गया। उन्होंने सोचा कि पहले वह एक बार पुलिस स्टेशन में उन दोनों से मिलकर जाएंगे। यदि वे दोनों अपने पिता से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगते हैं तब आगे कुछ सोचा जाएगा, वरना तो उनके बच्चों की खातिर उन्हें माफ़ करके पापा को हम अपने साथ ले ही जाएंगे। ठीक है सृष्टि? विनोद ने अपने ससुर को अपने साथ जेल ले जाने का डिसीज़न ले लिया। और इधर यह सब देखकर सृष्टि बहुत खुश थी। अब वे लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे। जैसे ही राम प्रसाद जी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचे तो वे दोनों लॉकर के अंदर से ही गिड़गिड़ाने लगे, पापा प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें जेल के बाहर निकाल दीजिए, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, भविष्य में कभी हम ऐसा नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई पापा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और भी अनेकों बातें कह रहे थे। तब मैंने अपने एक जानकार को कहकर एक दिन पहले ही कॉल करके मैंने सारे कागजात, सारे पेपर्स, ज़मीन जायदाद के पेपर रेडी करवा लिए थे। तब मैंने उन दोनों से कहा कि हम तुम्हें इस शर्त पर आज़ाद करेंगे कि फिर से यह सारी ज़मीन जायदाद और घर तुम दोनों पापा के नाम कर दो, और उनकी मौत के बाद ही यह घर तुम्हें मिलेगा। और हाँ, अब मैं पापा को तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। जब तक पापा पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें मंजूर है तो कहो, वरना जेल में सड़ते रहो। अब रूबी और विक्रम के पास भी कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में उन्होंने वह घर अपने पिता के नाम कर दिया। तब सृष्टि और विनोद उन दोनों को आज़ाद करके राम प्रसाद जी को अपने साथ ले गए। उन्होंने रूबी और विक्रम पर तरस नहीं खाया, बल्कि उनके बच्चों के बारे में सोचकर भी वे उन दोनों को आज़ाद करके चले गए, क्योंकि माता पिता के बिना बच्चों का कोई नहीं होता। और यह बात राम प्रसाद जी बहुत अच्छे से समझते थे, और इसीलिए अपने पोते पोती को वे अनाथ नहीं करना चाहते थे। और फिर बच्चे तो चाहे जो भी करें, माँ बाप हमेशा ही अपने बच्चों के बारे में सोचते ही हैं। आखिरकार अब वे आज़ाद हो गए और उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ। लेकिन विनोद उन्हें वापस भेजना नहीं चाहता था। लेकिन राम प्रसाद जी ने कहा कि बेटा, जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक उन्हें उनके किए कर्मों की सज़ा कैसे दूंगा। अब जितना उन्होंने मुझे परेशान किया है, मुझे उनसे उतनी सेवा भी तो करवानी है ना। मुझे जाने दो बेटा। जैसे तैसे करके राम प्रसाद जी ने विनोद को मनाया और अपने घर आ गए। बल्कि उन्हें लेने के लिए उनका बेटा विक्रम ही अपनी बहन के यहाँ पहुँचा। उन्हें लेकर घर वापस आ गया। आज उन्होंने अपने पिता के घर में ही उनका ऐसा स्वागत किया और अपने किए पर उनसे माफ़ी भी मांगी। अब यह घर फिर से राम प्रसाद जी के नाम पर था और उनकी सारी ज़मीन जायदाद भी। या तो यह सृष्टि और विनोद का डर था या फिर इस ज़मीन जायदाद का लालच था। चाहे जो भी था, अब विक्रम और रूबी बहुत ठीक तरीके से रह रहे थे। और विनोद ने अपने ससुर को कहा था कि आपको अगर आधी रात में भी कोई परेशानी हो तो बस आप एक बार कॉल कर दीजिएगा पापा। विनोद ने अपने ससुर के हाथों से एक एप्लीकेशन लिखवा कर अपने पास रखी थी, जिसमें लिखा था कि यदि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मौत यदि आकस्मिक होती है तो उसके ज़िम्मेदार मेरे बेटा और बहू होंगे। विनोद ने सिग्नेचर करवा कर अपने पास रखा था और इसी के बलबूते पर वह हर छोटी छोटी बात पर विक्रम और रूबी को डरा धमका दिया करता। जबकि विक्रम और रूबी अब सुधर चुके थे।
चाहे जो भी हो, अब तो वह दोनों अपने पिता को बहुत अच्छे से रख रहे थे और अब चाहे लालच में ही सही, लेकिन अपने बेटे को अपनी सेवा करता देख राम प्रसाद जी भी बहुत खुश थे और अब वे खुशी खुशी इस दुनिया से विदा हो सकते थे। उससे पहले का जीवन अपने परिवार के साथ वे खुशी खुशी बिताना चाहते थे और आज उनका यह सपना पूरा हो चुका था, उनके दामाद विनोद के कारण, जिसने दामाद होते हुए भी एक बेटे का फर्ज निभाया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो लिख भेजें हमें दी हुई मेल आईडी पर, ताकि हम उस कहानी को दुनिया को बता सकें। कहानी का पहला भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और या फिर चैनल पर विजिट करने के बाद भी आप कहानी का पहला भाग देख सकते हैं। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों।